गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन थोड़ा सा, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन है हमारा, इसलिए अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आपके आंतरिक मूल्यांकन में जो है 4 अध्याय आ रहे हैं और उनसे हम देखेंगे कि हमने जो बेसिक सीखा है उसमें आप लोग कितना सीख पाए हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हम उसका थोड़ा सा दोहरान करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा और आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या और पढ़ना चाहिए और किस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नए हैं या जो बाद में जुड़े हैं वो भी इसे देखें और थोड़ा सा उसको रिवीजन करने की कोशिश करें। हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। हमारे पास लेखांकन का अर्थ था, लेखांकन की प्रक्रिया थी, हमने लेखांकन के आधार पर कुछ शब्द पढ़े और लेखांकन के उद्देश्य पढ़े। यानी कि हम अकाउंटिंग क्यों रखते हैं, लेखा शास्त्र क्यों जो है मेंटेन करते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमने कहा लेखांकन एक प्रक्रिया है तो किस तरह से एक प्रोसेस है, फिर हमने देखा कि इस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और देखा कि इस अकाउंटिंग को करने में हमें कौन कौन से शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जिसको कि हम प्रैक्टिकल रूप से काम लेते हैं, और लेखांकन बनाने के उद्देश्य के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी और डिटेल में पढ़ी थी, इसलिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट ऑफ। तो जैसे अगर हम पूछे कि लेखांकन का अर्थ क्या है, तो आप एक सिंपल सी बात कह सकते हो कि भाई संगठन की जितनी भी आर्थिक घटनाएं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर्थिक घटनाएं। देखिए, लेखांकन का मतलब है लेखा अंकन, लिखना किसको, हमने कहा जितने भी हमारी चीजें आर्थिक घटनाएं, जब हम व्यापार की बात करते हैं, जब भी हम लेखांकन की बात करेंगे हम बात करेंगे व्यापार की, और व्यापार हम हमेशा ही किस लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए। आपने बीएस में भी पढ़ा होगा, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया के लिए सबसे पहले हमें हिसाब किताब किसका रखना पड़ेगा, पैसों का ही रखना पड़ेगा। यानी कि हम जो लेखांकन करते हैं वो किनका करते हैं, आर्थिक घटनाओं का। आर्थिक घटनाओं का मतलब है ऐसी चीजें जिससे हम कुछ खर्चे कर रहे हैं और हमें लाभ होने की संभावना है, इसीलिए हम उसको खर्चा कर रहे हैं। भाई हमने व्यापार किया ही क्यों, व्यापार लगाया, व्यापार लगाने के लिए पैसे क्यों इन्वेस्ट किए, क्योंकि हमें फ्यूचर में, भविष्य में इससे लाभ होने की संभावना है, इसीलिए आर्थिक क्रिया है तो ये किया था, नहीं तो डोनेशन होता। अगर आर्थिक क्रिया है तो नहीं करते तो वो फिर एनपीओ होता, नॉन ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता। लेकिन चूंकि हम लेखांकन की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापार जहां भी व्यापार की बात आएगी हम सारी कौन सी घटनाओं को लिखेंगे, जो आर्थिक घटनाएं हैं। आर्थिक घटनाओं का मतलब किसी न किसी प्रकार से अर्थ यानी कि पैसा, ठीक है, बिना अर्थ सब व्यर्थ होता है। तो अर्थ यानी कि आर्थिक घटनाओं की बात कर रहा, आर्थिक घटनाएं जो भी हमारे पास, जिसको मूल्य में नाप पाएंगे, जिसको हम मूल्य में यानी कि मुद्रा में माप पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचनाओं से संबंधित आंकड़ों को उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित करते हैं। हम ये सारी कैलकुलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे आंतरिक हैं या चाहे बाह्य, उन्हें हम बता सकते हैं कि हमारी संस्था अच्छी चल रही है, तो वो सब व्यक्ति भी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उतने ही इंटरेस्ट से काम लेंगे। अगर आपको पता चले आपकी एक संस्था डूब रही है और अगर आप आत्मीयता से नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, आपके कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए, क्योंकि सभी अर्थ हेतु कार्य कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को समझना है कि लेखांकन का अर्थ क्या, हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे व्यापार में होने वाले जितने भी आर्थिक घटना है जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, उन सब को लिखने की प्रक्रिया क्या है, लेखांकन है। अब इस लेखांकन को लिखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी, यानी कि जो आर्थिक घटना हुई है वो हमारे व्यापार से संबंधित है कि नहीं, क्योंकि हमने लेखांकन संकल्पनाओं में इकाई संकल्पना या फिर अलग अस्तित्व की जो संकल्पना है उसके अंदर हमने पढ़ा है, या हम अवधारणाएं कहते हैं अलग अस्तित्व की अवधारणा, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि व्यापार और व्यापारी दोनों क्या कैसे होते हैं, अलग अलग। अर्थात अगर व्यापारी के द्वारा किया गया कोई भी निजी खर्चा है उसे हम व्यापार में प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो हमें ये पहचान आनी चाहिए कि जो हमने खर्चा किया है या जिस खर्चे का उल्लेख हमारे पास है, हमारे सामने है, क्या वह व्यापार से संबंधित है या नहीं। अगर व्यापार से संबंधित है तो हम उसका लेखांकन में करेंगे, अगर निजी संबंधित है यानी कि पर्सनल खर्चा है तो उसे हम हमारे व्यापार में प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अगर उसने व्यापार से कुछ निजी प्रयोग के लिए रुपए निकाले हैं या माल निकाला है तो हम उसका प्रदर्शन जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि
या तो रुपया जा रहा है या फिर माल जा रहा है। इसीलिए हम उसके अगर वो व्यापार से किसी वस्तु या रुपए का जो है प्रयोग निजी अपने निजी प्रयोग के लिए करता है तो हम उसका लेखा आहरण द्वारा करते हैं, जिसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। व्यापारी द्वारा जो है निजी प्रयोग हेतु धन निकालने पर आहरण खाते को क्या करेंगे, नाम करेंगे कि जमा। ऐसा सवाल आ सकता है आप लोगों के भी। तो देखिए अब हम कह सकते हैं लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आर्थिक घटनाएं होंगी, उन आर्थिक घटनाओं को हम सिस्टमैटिक ढंग हम बार-बार वर्ड क्यों काम में ले रहे हैं या प्रक्रिया क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस है। सबसे पहले हम पहचानते हैं, जर्नल बनाते हैं, खातों में खतौनी करते हैं, खातों में शेष निकालते हैं, तलपट बनाते हैं, फिर एनुअल यानी कि फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है और ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम फाइनल अकाउंट पहले बना लें और एंट्रियां बाद में कर लें। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसीलिए इसको प्रक्रिया कहा जाता है। देखो आर्थिक घटनाओं को हम पहचानेंगे, उसको लेखांकन में प्रोसेस में उसको डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर लेखांकन की सूचनाओं का क्या करेंगे, संप्रेषण, यानी कि जो रिजल्ट आएगा संप्रेषण किनको करेंगे, जिनका हित हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चाहे वे आंतरिक लोग हैं चाहे वे बाह्य। आंतरिक में हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले मैनेजर, कर्मचारी, एम्प्लॉयज, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, सभी प्रकार के व्यक्ति रिलेटेड है। बाह्य जो हमको लोन दे रहा है, जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा लेनदार है, जो हमारा देनदार है, वे सभी बाह्य। तो उन सबको सूचना, फिर क्या होगा, निर्णय लिया जाता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य। ठीक है, इन्हीं सारे परिणामों से ही हम हमारे व्यापार को इन फ्यूचर प्लान करते हैं, हमें और उसमें क्या करना है। एट प्रेजेंट की जो भी स्थिति होगी उसी के आधार पर हम इन फ्यूचर यानी कि नया नियोजन या नया प्लान करते हैं कि व्यापार में किस खर्चे को कम करना है, कहाँ वृद्धि करनी है और किस तरह से उसका विस्तार करना है, या अगर कोई अननेसेसरी खर्चे हो गए पिछले साल तो उनको किस तरीके से कम करना है। ये सारी चीजें हम इसी के रिजल्ट के बिहाव पे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या पता लगती है, और हमें पता लगती है कि हमने जो व्यवसाय किया उसमें हमें साल भर में मोस्ट ऑफ सामान्यतः हम 1 वर्ष की गणना करते हैं, तो उस 1 वर्ष में मुझे लाभ हुआ या हानि। अगर लाभ हुआ तो उसकी क्या पॉजिटिव परिणाम रहे, और अगर हानि हुई तो उन कारणों को पता लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल जितनी हानि हुई है उतनी ना हो, बिल्कुल ही ना हो, कोशिश तो यही करेंगे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई प्रोसेस है तो हाँ उसमें कुछ कमी करने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमने क्या पढ़ा, आधारभूत शब्द। आधारभूत शब्द में हमने बहुत सारी चीजें, लेन देन, जो ट्रांजेक्शन होता है, जो व्यवहार होता है हमारे यहाँ, उसको लेन देन कहते हैं। कोई एक व्यक्ति माल बेच रहा है, खरीद रहा है, ये लेन देन है। ठीक है, चाहे उधार चाहे नगद, कैसा भी हो। परिसंपत्तियां, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। ये हमारे पास 2 तरह की होती है, हमने पढ़ा था दृश्य और अदृश्य। अदृश्य में सारी इंटेंजिबल एसेट्स थी, इसके अंदर हमारे पास क्या थी, गुडविल, पेटेंट, ये सारी आती है। और जो है दृश्य में हमने 2 तरीके से देखा था, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने किसी न किसी प्रकार से पढ़ी थी कि किस तरीके से मूर्त जो हमने कहा जो हमको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी मूर्त होती है। अमूर्त कौन सी होती है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि अदृश्य संपत्तियां। और हमने मूर्त संपत्तियों को भी 2 भागों में बांटा था, चालू संपत्ति और आपकी फिक्स एसेट्स। चालू संपत्तियां हमने पढ़ा था, वे संपत्तियां जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके हमने उदाहरण भी देखे थे, रोकड़, हमारे पास देनदार, हमारे पास बीआर, ये सब स्टॉक, ये सब हमारे पास क्या है, चालू संपत्तियां। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, चालू संपत्तियां किसे कहते हैं, और इसके कोई 2 उदाहरण लीजिए या 3 उदाहरण लीजिए, ये सारी चीजें पूछी जाती है। दायित्व सभी को पता है जो है हमें फ्यूचर में व्यवसाय को जिसको भविष्य में भुगतान करना है, ये सब किसमें आएंगे, दायित्व में। पूंजी हमने पढ़ा है, व्यवसाय का प्रारंभ करते समय जो पूंजी या जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पूंजी। विक्रय सभी को पता है, माल बेचना माल खरीदना, भाई दोनों काम होंगे तभी तो हम व्यवसाय करेंगे। वह खर्चे किए बिना हमें इनकम होने पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो वह किया, आगम इनकम भी हो रही है। नेक्स्ट क्या था, बट्टा, डिस्काउंट। इसको हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारे पास होगा नगद बट्टा और दूसरा पढ़ा था हमने व्यापारिक बट्टा। हमने कहा था नगद बट्टा होता है, इसका लेन देन हम लेखा पुस्तकों में करते हैं, और व्यापारिक बट्टे
करते क्योंकि ये पहले से ही डिडक्ट होता है और ये हम कब देते हैं जब हमें कोई नगद भुगतान करता है तब। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे बट्टा कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में आप समझा सकते हैं। नगद बट्टे से आप क्या समझते हैं और व्यापारिक बट्टे से आप क्या समझते हैं, इन दोनों चीजों को। माल सभी को पता है, व्यापारी जिस वस्तु को या जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है वो उसके लिए क्या कहलाती है, माल कहलाती है। फिर आपको इसके बहुत सारे उदाहरण दिए थे। आहरण हमने पढ़ा था कि निजी प्रयोग हेतु जो भी व्यापार से किसी भी चीज को निकाला जाए, चाहे वो पैसा हो चाहे वो माल हो, क्या कहलाता है, आहरण। इसका भी हमने जब लेखा करते हैं, मैंने अभी आपको एक एंट्री बोलकर बताई थी। प्रमाणक हमने पढ़ा था, ये हमारे व्यापार की या कह सकते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी होती है क्योंकि हम इसी के बिहाव में सारा लेखांकन करते हैं। यानी कि लेखांकन की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, प्रमाणक को। क्यों, क्योंकि इसी के बिहाव में अगर मैं कह दूं मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी तो जो ऑडिटर आएगा वो तुरंत कहेगा आप इसका बिल दिखाइए, तो प्रमाणक है। अगर मेरे पास बिल होगा तो बात सत्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये प्रमाणक, और हमने इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ा है कि कैश वीमो होता है, बीजक होता है, रसीद होती है, ये सारी चीजें। और हमने पढ़ा था नगद व्यवहार के लिए कैश वीमो वगैरह होता है, उधार के लिए बीजक होता है, जब फीस वगैरह पे करते हैं वहां हम क्या देते हैं, रसीद देते हैं। इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। लेखांकन के उद्देश्य, हम लेखांकन क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी जितना भी काम कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। हिसाब रहेगा तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमें व्यापार में लाभ हुआ या हानि, अन्यथा हम कैसे पता लगा पाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यापारी को इतनी सारी बातें याद रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, उन चीजों को लिखता है या लिखने के लिए व्यक्ति रखता है। लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए सभी को पता है, भाई हमने कहा बिना अर्थ सब व्यर्थ, और हम व्यापार करते ही इसीलिए, और हमारे पास सबसे पहली रैंकिंग होती है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, धन कमाने के लिए की जाती है। तो लाभ और हानि का तो पता लगाएंगे ही ना, या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। पता चला कि अगर हम जो है हिसाब नहीं रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिन ब दिन लॉस हो रहा है, हमारी कैपिटल खत्म हो जाएगी और हमें पूर्णतः क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, यस, एक साल के एंड में हमें बताएगा कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि हमारे पास कितनी जो है कितनी एसेट्स है और कितनी हमारे पास लायबिलिटी। ऐसा क्यों करते हैं हमने, और भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। 2:1 होना चाहिए करंट एसेट्स का रेशियो। इसका क्या मतलब है, यानी जितने लोग मुझ में पैसे मांगते हैं उससे डबल अगर मैं लोगों में मांगती हूँ तो इट मींस हमारे पास सही है। अगर मुझ में कोई 10 लाख रुपए मांगता है, ठीक है, और मैं लोगों में 20 लाख रुपए मांगते, तो उम्मीद की जा सकती है कि हम उनको क्या करेंगे, चुका देंगे। लोग मुझ में 10 लाख रुपए मांगते और मैं लोगों में 2 ही मांगती हूँ, इसका मतलब स्थिति कैसी है, गड़बड़ है। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है और आपके पास कितनी लायबिलिटी, लोगों से आप कितना मांगते हो और लोग आप में कितना मांगते हैं। उपयोगकर्ताओं को सूचना योग्य, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, बेशक जो लोग हमारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो किस स्टेटस से काम कर रही है, यानी उसका क्या स्टेटस है और किस तरीके से काम कर रही है, इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा या लॉस। उसी के बिहाव पे आप सब देखते हैं शेयर मार्केट के भाव बहुत बार घटते और बढ़ते हैं। अगर आप इन्वेस्ट, आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट या अच्छा डिविडेंड दे रही है तो लोग आपकी कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार रहेंगे। अगर आपकी कंपनी अच्छा डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो आप डिविडेंड कहाँ से दोगे, अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और आप अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं तो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। आपको सब ये थोड़ा रिविजन करना है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसका रिवीजन करा है। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें इस चैप्टर को और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी करना है। थैंक यू।